नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। महज 2 दिन बाद 7वें यानी आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजे भले ही 4 जून को आए, लेकिन हरियाणा में सियासी दावे और जीत का दम भरते हर कोई नजर आ रहा है। हरियाणा में 6 चरण में सभी 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जनता ने अपने मत का इस्तेमाल कर अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन एक बड़ी समस्या इस बार हरियाणा लोकसभा में जो निकलकर सामने आई है वो है हरियाणा में वोटिंग प्रतिशत। उम्मीद से कम वोटिंग का फायदा या नुकसान किस दल को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हरियाणा में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा करते और आगे की रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरियाणा में कम वोटिंग से किसे नफा और किसे नुकसान हुआ है। ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या, अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए। राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया, लिस्टें बनवा करके, और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तलवार लटकेगी। वो हमने लिखा है कि आचार संहिता चुनाव आयोग को इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हरियाणा में सियासी दावे और जीत का दम हर कोई भर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा में वोटिंग कम होने के चलते किसे नफा और किसे नुकसान हुआ है, और इसी पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी राजबीर रोहिला, जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, वोटिंग हो चुकी है, क्या लगता है कि आपके खाते में कितनी सीटें इस बार आएंगी, क्या लगता है? सोनिया जी नमस्ते। आपके दर्शकों को राम राम। प्रवक्ता साथियों को भी मेरी राम राम। वोटिंग परसेंटेज 2019 की अपेक्षा कम रहा है, ये निश्चित सच्चाई है। लेकिन उस दिन गर्मी में काफी ज्यादा थी और भी कोई कारण रहा होगा, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समीक्षा बैठक के पंचकुला में की थी, जहां हर बूथ की और हर विधानसभा की मोस्टली जानकारी वहां बताई गई। इसके आधार पर हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण साहनी जी ने मीडिया में अपनी बातें क्लियर की कि सबकी तो सीटें भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से जीतने जा रही है। और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है मोदी जी की और मनोहर जी और नारायण साहनी जी के कामों पर। तो हमें पूर्ण विश्वास है 4 तारीख को हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसी क्रम में हमारे जो 10 लोकसभा के कैंडिडेट थे वो भी विधानसभा में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, समीक्षाएं कर रही है। आज मैं अभी भी 15 मिनट पहले हम सभी दौर से आया हूं मैं भी, तो वहां भी मोहनलाल बड़ौली जी ने बैठक ली थी। जी ठीक है, रोहिला जी बनी रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हांडा जी लगातार बनी हुई है। हांडा जी, क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन ने कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें गठबंधन के खाते में आने वाली है, क्या लगता है? सोनिया जी आपको नमस्कार, सभी प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार।
शायरी भी एक खेल है शतरंज का। अजय जी सुन लीजिए, शायरी भी एक खेल है शतरंज का, जिसमें लफ्जों के मोहरे मात दिया करते हैं सियासत के चाटुकारों को। तो बात ऐसी है मैडम की जैसे वोट प्रतिशत कम हुआ, ये तो बहाना बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत थी। जिन्होंने वोट देना है वो गर्मी में भी गए हैं, पैदल चलकर भी गए हैं, दूर दूर तक भी गए हैं। जिनमें क्योंकि हमारे हरियाणवी का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, खेतों में काम करने वाले हैं और धूप गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त करते हैं, तो ये एक्सक्यूज तो इनका बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना, इट इज नलिफाइड। दूसरी बात ये है कि इनका वोटर निकला नहीं है बाहर ज्यादा, इसलिए इनको थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी नहीं बहुत परेशानी है। और एक चीज बताऊंगी मैं आपको, इनकी कल मीटिंग हुई, समीक्षा हुई चुनाव पर, जो हो चुका है, ईवीएम में कैद हो चुका है, उनकी समीक्षा हुई, उसकी क्या करने की जरूरत थी। और मैं 2-3 बातें और कहना चाहती हूँ मैं कि जरा वक्त दीजिएगा मुझे 1 मिनट का। एक तो इनसे ने पूछा नहीं कि आपकी कितनी सीटें आ रही है, अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं ये। दूसरा, कोई 4 काम कहते हैं, 1000 काम किए पर कोई 2 काम गिना नहीं पाते, जो गिनाते वो भी झूठ होता है। तीसरी बात, कोई 2 चीजें सस्ती करी हो तो बताएं। किसानों को इन्होंने मारा पीटा, इन्होंने सभी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है इन्होंने जिसको इन्होंने भाजपा ने तंग नहीं किया। और एन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलना पड़ गया, जो कि अब अल्पमत में सरकार है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पहले मैं भूल गई, मैं 2 युवाओं को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जो मोटरसाइकिल पर मारे गए। सांप का बच्चा सपोलिया होता है ना, सांप का बच्चा सपोलिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दी। 10-12 आज की बात है, 10-12 गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ जा रहा था वो। 2 मोटरसाइकिल पर युवक बेचारे दवा लेने जा रहे थे, पता नहीं घर में कौन बीमार होगा कौन नहीं, वो दोनों मार दिए गए। पीछे मुड़कर किसी ने देखा नहीं। 2 महिलाएं भी, एक गाड़ी को और टक्कर मारी, 2 महिलाएं भी घायल हो गई। तो ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी का हाल जो वर्तमान की है। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी रोज नया नया शगुफा लाते हैं। रिजल्ट से पहले इतना मुझे लगता है वो अपना आपा खो चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मुजरे पे आया, फिर बोला कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है। अरे भाई, अगर ईश्वर ने भेजा तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर तो आपको देश में कोई दंगे फसाद, ये मणिपुर वाला हरकतें और आपके वो वाली होनी नहीं चाहिए थी, पहलवान बेटियों वाली। और ये प्रज्वल रेवन्ना का केस भी नहीं होना चाहिए था। अभी नया शगुफा जो है अभी वो मैं बता रही हूँ कि आप पत्रकारों की भी हिम्मत नहीं कि आगे मुड़कर सवाल पूछ लें। इतना बुरा हाल हो गया, इतना डर गए पत्रकार। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिनकी 31 विदेशों में धाक है और जिनको वहां पर के अखबारों में छापा जाता है कि पीएम लिंक्स विद प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट। मैं बता रही हूँ नया शगुफा क्या है। मुजरा के बाद अब उनको है कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, महात्मा गांधी जी को। वो तो जब पिक्चर बनी है तब जानने लगे। अरे पिक्चर तो 20-30 साल बाद बनी है, उससे पहले अंग्रेजों से जो उन्होंने लड़ाई ली, इनको पता नहीं है विदेशों में गांधी जी की मूर्ति क्या सर भी नवाते हैं, यहाँ आकर गोडसे की बात करते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं चल रहा है। मतलब इतना आपा खो बैठे हैं ये, मतलब इनको चुनावी रिजल्टों से इतनी घबराहट है कि इनकी फेवर में नहीं आने वाले इस बार। बाकी आपने कहा हम कितनी सीटें जीतेंगे, वो 4 जून आपको बता देगा। चमत्कार होगा और बहुत अच्छा होगा। हम इनकी तरह हवाई बातें नहीं करते। ये सब सारे प्रवक्ता यही कहते हैं 10 सीटें जीत रहे हैं, 10 सीटें जीत रहे हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करते। मैं क्योंकि भाजपा में नहीं हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जितनी जनता ने तय कर दी है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, पहली बात। और चंडीगढ़ मेयर वाला चुनाव तो हम करा ही नहीं सकते क्योंकि प्रशासन वगैरह तो सब इनके कब्जे में है। तो हमने तो ऐसे कोई वैसे भी खोटे काम करे नहीं है। ठीक है, हांडा जी लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ है जेजेपी प्रवक्ता चौधरी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, क्या वोटिंग कम होना जनता में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी की वजह है? क्या लगता है? चौधरी जी सुन पा रहे हैं? चौधरी जी, अजय जी कर लीजिए खुद को। चौधरी जी अनम्यूट कर दीजिएगा। अजय जी अनम्यूट कीजिए खुद। ठीक है, तकनीकी खामी के कारण लगता है कि संपर्क टूट गया है। एक बार फिर रुक करना चाहूंगी रोहिला जी का। रोहिला जी, कांग्रेस की तरफ से आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हांडा जी ने कहा कि
भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोधी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आपा खो बैठी है, तमाम तरह के आरोप, क्या प्रतिक्रिया देंगे? रोहिला जी सुन पा रहे हैं? तकनीकी खामी के कारण लगता है कि संपर्क टूट गया है। हांडा जी आप ही के पास एक बार फिर आ जाते हैं। क्या गठबंधन की सेना पीएम मोदी के 400 पार के सपने को तोड़ पाएंगे या इसे बड़ा कर पाएंगे, क्या लगता है? बात ऐसी है, हरियाणा में तो 10 में से 6 उधार के हैं। नारे 400 पार के वैसे भी इन्होंने बोलना बंद भी कर दिया है, क्योंकि इनको जैसे जैसे रुझान आने लगे इनकी घबराहट बढ़ती जा रही है। डे बाय डे ये बहुत ज्यादा परेशानी में है। मैं 2 बातें और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि इनके पूर्व सीएम खट्टर साहब, जो कि अल्पमत में अब इस टाइम सरकार है, उन्होंने धमकी दी है। आप ध्यान से सुनिएगा और चैनल देखने वाले भी ध्यान से सुने कि 4 जून थारी और 5 जून मारी। क्या कहना चाहते हैं वो इसके माध्यम से मुझे ये बता दे रोहिला जी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि जी 6 महीने बाद सियासी बवाल होगा। किस चीज की धमकी दे रहे हैं ये? दंगे कराएंगे, मारकाट करेंगे, जनरल डायर बनेंगे, क्या करेंगे? ये खबर आपको शायद नहीं पता रोहिला जी, लेकिन हम खबरों पर, सारी खबरों पर नजर रखते हैं। 6 महीने बाद सियासी बवाल कौन सा होने वाला है ये जरा बता दीजिए आप। और उन्होंने कहा 4 जून थारा 5 जून मारा, इसका क्या मतलब हो गया है? ये मैंने बता दियो भाई। अजय जी कनेक्ट हो गए शायद। ठीक है हांडा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी कनेक्ट कर रहे हैं उनको, टीम हमारी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तकनीकी खामी के कारण। बस बाकी तो मुद्दे ही मुद्दे थे जो जिन पर जनता ने जो है वोट दिए हैं, मुद्दों से ही हर वर्ग परेशान था जी। चाहे वो युवा था, चाहे वो हमारा किसान जो अभी भी धरने पर बैठा है। 750 किसानों की हत्या करी, 4 किसानों को भी ड्रोन से और गोली से मारा। पहलवान बेटियों को रौंदा गया दिल्ली में, सरकारी कर्मचारी और ये वो पता नहीं कितनी मतलब अनगिनत जिसे कहते दुर्घटनाएं हुई खट्टर सरकार के रहते हुए। और एक चीज बताना चाहूंगी कि इन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज बनानी थी, एक भी नजर नहीं आती। बुलेट ट्रेन तो मुझे लगता है शायद कोई वो खिलौना ही होगा, जो एक आता है ना टॉय ट्रेन आती है, वही मुझे लगता है इनको बुलेट ट्रेन लगती है, वही घूमती रहती है इनके ऑफिस में, वही ट्रेन चला रहे हैं, वही बुलेट ट्रेन होगी। क्योंकि कर्जा लिया और जापान से कितने साल हो गए बुलेट ट्रेन के लिए, लेकिन अभी तक रेल चली नहीं है, वो बनी नहीं है तो चलेगी कहाँ से? रोजगार देने थे, रोजगार भी नहीं दिए, झूठ बोलते हैं। कल तो इनका एक प्रवक्ता इतना बड़ा झूठ बोल दिया, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। तो जो एंकर थे वो कह रहे थे ठीक है आप मेरे को डेटा भेजना, मैं देखूंगा कौन से 2 करोड़ आपने रोजगार दिए हैं। आपने पूरे भारत में 9.9 लाख रोजगार दिए, जिसमें से 5 लाख जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो पक्की नौकरी नहीं है ना, चाहे वो हरियाणा में आप नौकरियां खत्म करें। सबसे बड़ी बात अग्निवीर योजना, जिससे हमारे जो है ना उनको शहीदी का दर्जा मिल रहा है, ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको कैंटीन की सुविधा मिलेगी। तो मतलब ये 2 तरह की सेना हमारे देश में मतलब बंटवारा कर रहे हैं मोदी जी। 2 तरह की सेना क्यों? 4 साल से क्या होता है? कल एक महिला, इनकी महिला प्रवक्ता थी, इजराइल का एग्जाम्पल दे रही थी, तो मैंने उनको अपडेट किया कि इजराइल एक बहुत छोटा देश है, 1 करोड़ से उसकी पॉपुलेशन है, महज 1 करोड़, जिसमें हर लड़के लड़की के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि वो आर्मी की ट्रेनिंग लेगा, ताकि अगर कोई भी बाहर का देश उस पर अटैक करता है, कोई साइकिल भी चला रहा होगा या कोई गाड़ी चला रहा होगा, उसके हाथ में बंदूक पकड़ा देंगे और कहेंगे कि जाओ फ्रंट पे लड़ाई करो, दुश्मनों से लड़ाई करो। तो उनके लिए मैंडेटरी है ये। हमारे तो उसको देख के क्या ये अग्निवीर इन्होंने कह दिया, उसको देख के अग्निवीर लाए, लेकिन कुछ मिले तो सही बच्चों को। आप तो प्रधानमंत्री जी 75 साल के बाद भी रहना चाहते हैं। ठीक है हांडा जी कनेक्ट हो गए हैं सभी लोग, आपसे आपके पास फिर लौटूंगे। हांडा जी आपके पास फिर लौटूंगे, रुक कर लेते हैं चौधरी जी का। क्या वोटिंग कम होना जनता में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी की वजह है, क्या लगता है चौधरी जी? चौधरी जी अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। क्या हुआ है? क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो
हरियाणा प्रदेश के जन आवाम को मेरा प्रणाम सत। आज जो चर्चा है वो वोटिंग परसेंटेज पे है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है हांडा जी, वो अपने उसी चीज पे अंदाज में मुद्दों की बात करने लगे। हांडा जी चुनाव मैंने बताया था, मैंने आपने सुना नहीं। अब चुनाव खत्म हो चुका है, मुद्दों को दोहराने मालूम है मुझे, आपके वोट नहीं बढ़ने वाले, आपके मेरे भी नहीं बढ़ेंगे, आपके भी नहीं बढ़ने वाले हैं। तो मैं वो चर्चा नहीं कर रहा, मैं चर्चा वोटिंग पे करना चाहता जी। देखो सोनिया जी, 4 बड़ी बातें रही जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। जी। सबसे पहला तो ये कि चुनाव प्रक्रिया का लंबा होना। जहां भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे कि देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार देश चुनाव में जकोर के इन्होंने रखा है। इस वजह से और लगातार टीवी पर यही बहस चलना, उन्हीं नेताओं को बार बार लोगों को देखना, तो लोगों में इसकी उदासीनता आई। दूसरा, मुद्दों से भटकना, मुद्दों से भटकते हुए चले गए, यहाँ तक कि मुजरा करने की बात भी ये कहने लगे कि विपक्ष के लोग मुजरा कर रहे हैं, गाय भैंस चोरी होने तक की बात आई, पाकिस्तान की भी बात आई। तो जो देश का वोटर है, जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को जिसने मतदान किया था, उनको कहीं ना कहीं ये हुआ कि हमारा जो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, विकास की बात होनी चाहिए थी। आज फिर से प्रधानमंत्री उन्हीं मुद्दों की बात करने लगे। ठीक है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से 10 साल पहले आई, तो जिस वोटर को पहली बार वोट डालने के लिए अब की बार निकलना था, शायद वो उस समय 8 वर्ष का रहा होगा। आज वो पहली बार वोट डालने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन कोई प्रधानमंत्री के 10 साल के लगातार झूठे उसको लगा कि इस देश का प्रजातंत्र कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है। इस वजह से जो युवा मतदाता था, और उन्होंने देखा कि उनसे पहले वाला जो मतदाता था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की। उन्होंने देखा कि अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर के इन्होंने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, तो वो युवा मतदाता भी वोट डालने के लिए नहीं निकला। और चौथा कारण है जो बेइंतहा गर्मी रही, जिसको भी इसकी वजह मानता हूँ कि हम जैसे पार्टियों के कार्यकर्ता लोगों से निकालने में कामयाब, घरों से निकालने में और तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके लिए कहीं ना कहीं हर पार्टी के कार्यकर्ता भी जिम्मेवार रहे। और ग्रामीण अंचल में रहने वाला मतदाता वोट करने के लिए इसलिए भी नहीं निकल पाया कि जो मूलभूत सुविधाएं उनको होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। इनके तमाम मुद्दे रहे जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज रहा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होना किसको एज देने में लगा हुआ है, कौन सी पार्टी की बढ़त लगे। अगर मैं इतिहास में जाऊं, आपको बताऊं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, तो वो सरकार बदलने की तरफ इशारा करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1977 में जनता पार्टी सत्तासीन हुई और उनको 1977 में 60.49% मतदान वोट प्राप्त हुआ। लेकिन 3 साल के बाद 1980 में फिर मतदान हुआ, तो वोटिंग परसेंटेज 3.57% कम हुई। ठीक है। और 56.92% मतदान के साथ कांग्रेस की सत्ता में वापसी। ठीक है। अगला उदाहरण मैं आपको 1984 का देना चाहूंगा, जहां 64.1% मत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन 1989 के चुनाव में 2% मतदान कम हुआ, और उस 2% मतदान कम होने के कारण नेशनल फ्रंट की सत्ता देश में कायम हुई। ठीक है। और 1999 का भी उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 1999 में आदरणीय अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60% मत प्राप्त हुआ था। ठीक है। लेकिन 2004 के मतदान में 2% मतदान कम हुआ और वो सत्ता से बाहर हो गए। तो ये तमाम उदाहरण अपने आप में साबित करते हैं कि देश बड़े बदलाव की तरफ है। ठीक है चौधरी जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार इनेलो प्रवक्ता भी कृष्ण कुटेल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
कुटेल जी, हरियाणा में अब की बार जनता का मूड क्या दिख रहा है कि इस बार जनता किसे सबसे ज्यादा जनता ने वोट दिए हैं, क्या लगता है? देखिए ज्योति जी, हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति आपने जो प्रश्न किया कि जनता का क्या मूड है, जनता का जो मूड था वो मतपेटी के अंदर बंद है और 4 तारीख के बाद जो परिणाम आएंगे जी, और वो परिणाम जनता का जो निर्णय है वो परिणाम होगा और उसके अंदर चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, जेजेपी है, प्रदर्शन जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो है कि बहुत अच्छा होगा। और ये जो परिणाम होंगे ये चुकाने वाले परिणाम होंगे, क्योंकि स्थिति जो है कि स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। एक तो यहाँ पर वोटों परसेंटेज का जो है कि कम होना, दूसरा यहाँ पर जो है कि सरकार के खिलाफ जनता का जो है कि चुनाव लड़ना, ये इस बात का संकेत है कि अब की बार जो सरकार ने इस प्रदेश को 9.5 और देश में से 10 साल तक जी, जो जनता के साथ धोखे हुए, जनता ने जो है अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है। और 4 तारीख को इसके परिणाम होंगे, सबके सामने होंगे और चुकाने वाले होंगे। ठीक है कुटेल जी, ये तो वक्त ही बताएगा और 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। वहीं रुक कर लेते हैं, राजवीर रोहिला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहिला जी, आपने हांडा जी को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया गया और साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने आपा खोने वाला कोई ऐसा बयान नहीं दिया किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने। अब इन लोगों को लगता है तो क्या करेंगे, क्योंकि विपक्ष में ये तो इनकी रुदाली नेचुरल इनकी रुदाली होगी, ठीक है ना। बाकी रही तो आरोपों की बात, तो आरोपों और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। रिजल्ट तय करेगा आप सही हो या हम सही है, ठीक है ना। तो जहां तक हमें विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और रही वो 400 वाली बात की बात कर रही थी आंडा जी, तो वो तो हमारी मर्जी, हम 400 करे, 500 करे, 300 करे, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग अगर माइंड गेम में फेल हो जाते हो तो हमारे ऊपर दोष कर देते हो आप लोग, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था वो हमारी मतलब टैक्टिक को समझ नहीं पाए, तो चुनाव की दृष्टि से लड़िए आप लोग। आप लोगों का प्रचार अभियान फैल रहा, आपके नेता किसी दूसरे क्षेत्र में वो प्रचार करने नहीं गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार नहीं किया, किरण चौधरी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार नहीं किया, ठीक है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा में चर्चा का प्रचार नहीं किया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है जिससे आपका जो प्रचार है वो गति नहीं पकड़ पाया, ठीक है ना। आपके स्टार प्रचारक लास्ट के दिनों में आए, 1-2 रैली करके चले गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 134 छोटी बड़ी रैलियां की हैं। इसमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री जी और अन्य जो पदाधिकारी है, सबने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर लगातार जमा रहा, फील्ड में भी, बूथ पे भी। तो आप लोगों को ये कमजोरी लगा लो या आप लोगों को ये लगा लो कि हमने ठिकाने लगाना एक दूसरे नेताओं को। पीछे जो घटना ये टोहाना में जो घटना घटी थी या जो लोहारू में जो घटना घटी थी आपके नेताओं के बीच में, या जो मंच पे राहुल गांधी के सामने जो प्रकरण हुआ था, वो सारा जनता देख रही है। तो जनता को पता है आप लोगों का खुद में कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो आप लोगों का जब खुद में कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो जनता को क्या विकल्प देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है और श्री नरेंद्र मोदी जी नेता है, बस। ठीक है, आपने सुना हांडा जी, तमाम तरह के आरोप और साथ ही सभी पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में आगे रहेगी? ज्योति जी, मैं पहले तो इन्होंने मुंह से जो शब्द निकले इनके मुखारविंद से रोहिल्ला जी के,
इन्होंने मान लिया कि हमारी मर्जी, हम 400 बोले 500 बोले। एक मिनट अब ध्यान से सुनिएगा, आप ही ने बोला था रिवाइंड करके देखिएगा जब लिंक आएगा। 400-500 हमारी मर्जी, हम जो मर्जी बोले। यानी कि आप अपनी सेटिंग करके रखे हैं चंडीगढ़ मेयर के चुनाव की तरह से। पहली बात तो ये आपकी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बिना हार्ट की जबान है। 600 भी बोल सकते हैं आप 600 भी बोल सकते हैं भाई। आपने 400-500 बोला, मैं कहती हूँ आप 600 भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने कहा हमारी मर्जी। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि वाकई में जनता देख रही, जनता ने देखा और भुगता भी है। जितना प्रसारित आपने किया वो सारा कुछ उन्होंने देखा है। और इसके अलावा मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा कहते हैं वहाँ वो नहीं प्रचार करने गया, वो नहीं प्रचार करने गया। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर खाली खट्टर जी के लिए प्रचार करने क्यों नहीं आए, बाकी प्रत्याशियों के लिए क्यों नहीं गए? इस बात का जवाब दीजिएगा। और हाउ कैन यू बी सो श्योर, ये मैं कुटेल जी से पूछूंगी कि आप कह रहे हैं कि हम बहुत जिसे कहते हैं जीत दर्ज करेंगे, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आपकी भी कोई सेटिंग है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अब एक बार मैं जो है एक अजय जी को जवाब देना चाहती हूँ। अजय जी, आपका उस टाइम नेटवर्क क्लियर नहीं था, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपको मेरी भी कुछ नहीं सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर मैं कर रही हूँ। मैंने वोटिंग परसेंटेज का शुरू में बता दिया था, जो आपने नहीं सुना। और जो आपने भी बोला वो आप पहले बोल चुके हैं कि 1984 में, 1999 में, या पहले 3-4 बार बता चुके हैं। बस इतना जवाब देना था मुझे, और कुछ नहीं कहना था। ठीक है हांडा जी, वापस लौटेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom. Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हरियाणा में जीत का दावा हर कोई पार्टी कर रही है, लेकिन ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा और कौन बाजी हार जाएगा। वहीं रुक कर लेते हैं मेहमानों की ओर। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करना चाहूंगी हांडा जी का। हांडा जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, रोहिला जी को तमाम तरह के आरोप उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का लगातार विरोध किया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, मैंने कहा कि झूठ बोलना इनकी नियति बन चुकी है, आदत बन चुकी है। इनके मुंह से कभी सच सुनने की उम्मीद आप भी ना करिए सोनिया जी, मैं तो करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारे भाजपाई एक नंबर के झूठे हैं और इनके झूठों के जो शहंशाह हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। उन्होंने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है, मंत्रियों को शोरूम दे दिए जाते हैं झूठ के और प्रवक्ताओं को छोटे छोटे बूथ दे दिए जाते हैं झूठ बोलने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी, इन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया कि ये धमकी जो है खट्टर साहब ने क्यों दी कि 4 जून थारी 5 जून मारी, और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों कहा 6 महीने बाद सियासी बवाल। क्या धमकी दे रहे हैं आप देश के लोगों को? मारेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे? सियासत के लिए इतना पागलपन, इतनी हवस सियासत की। बहुत लोग आए गए, दुनिया आती जाती रहती है रोहिला जी, लेकिन ऐसी हवस और ऐसा पागलपन की मतलब जला दो आप दुनिया को, जैसे भी मर्जी हो, कमल खिलाओ, खरीद फरोख्त कभी नहीं हुई थी। आज से पहले हमारे ही पैसे लुटाए जा रहे हैं, हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल के थ्रू, और उसके गैस सिलेंडर और बच्चों की किताबों, बच्चों के दूध तक से आप नए टैक्स ले रहे हैं, और सारा आप इन्हीं चीजों पर उड़ा रहे हैं। अंबानी अडानी की जेबें भर रहे हैं आप लोग। इसका जवाब आपने दिया नहीं, कभी नहीं दे पाते। आपकी 4.5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों हुआ? खैर वो पुरानी बात है, बहुत बार हो गई, लेकिन ये है कि आपने बताया नहीं कि ये धमकी उन्होंने क्यों दी। अल्पमत में आपकी सरकार है और कल आपकी समीक्षा हुई चुनावों पर, क्या जरूरत थी समीक्षा की? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इसका मतलब यू आर लूजिंग समवेयर, इसका दैट मीन्स यू आर बीइंग लूजर समवेयर, एंड यू नो दैट आल्सो हेवी लूजर। ठीक है हांडा जी, लौटेंगे आपके पास। चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। चौधरी जी बड़े मुस्कुरा रहे थे जब हांडा जी जवाब दे रही थी। चौधरी जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? सुन पा रहे हैं चौधरी जी? अजय जी आपको चौधरी जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं मैडम, नहीं जा रही। ठीक है, लौटेंगे आपके पास चौधरी जी। तकनीकी खामी के कारण लगता है संपर्क टूट गया है। रुक कर लेते हैं कृष्ण कुटेल का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, इनेलो पार्टी किस आधार पर अपनी जीत का दावा कर रही हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर इनेलो पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, और साथ ही अभी 4 जून को ही साफ हो पाएगा किस आधार पर इनेलो पार्टी जीत का दम भर रही है? सोनिया जी देखिए, अपने आप को कोई कमजोर नहीं समझता। सब अपने आप को जो है कि ये कह रहे हैं कि भी अब की बार जो है कि हमारे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, हम सरकार को बनाएंगे। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर जो मुद्दे थे, सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो किसानी मुद्दा था। ठीक है। जो केंद्र की सरकार ने जो है कि एमएसपी को निर्धारित ना करना, और जो किसान 1 साल तक जो है कि आंदोलन उन्होंने किया और 700 साढ़े 700 की करीब शहादत हुई, लेकिन केंद्र की और राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का जो है कि कोई असर नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पर बेरोजगारी बड़ा पैमाने पे है। जैसे जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देने का काम करेंगे, तो इसके ऊपर जो है कि बहुत बार जो है कि डिबेट हुआ, और उसमें हमने बोला कि आप श्वेत पत्र जारी करें कि कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इन्होंने सदा जो है कि लोगों को तंग करने का काम किया है, और फोटो स्टेट करवाने का ठेका इन लोगों ने लिया हुआ था। और प्रत्येक प्राणी जो है कि चाहे वो तो कोई भी हो, सुबह घर से निकलते थे और एक थैला जो कि वो फोटो स्टेट का भरकर लेकर के आते थे। चाहे वो
परिवार पहचान पत्र का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मामला हो, चाहे वो किसानी का जो है कि पोर्टल का मामला हो, तो चाहे वो गैस सिलेंडर लेने की बात हो, तो यहाँ पर तमाम बातें जो है कि इन्होंने जनता को हमेशा तक करने का जो है कि वो काम किया है। और हमारे सहयोगी भाई अजय जी भी यहाँ पर बैठे हैं, और जब ये सरकार के अंदर शामिल थे तो ये भी इनकी तर्ज पर ही जो है कि जवाब देते थे। और लेकिन आज वो अलग है, आज भी वो बेरोजगारी और महंगाई को रो रहे हैं। लेकिन वहां पर दुष्यंत चौटाला जी भी कहते थे कि हम 2 लाख लोगों को प्रति वर्ष जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार देने का काम करेंगे। और अभी कमल हांडा जी बोल रही थी कि भी किस आधार पर जो कि आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी जो है कि वो जीत का परचम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर फहराने का काम करेंगे, क्या कोई सेटिंग है? अरे इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी सेटिंग की है और आगे कोई सेटिंग होगी? सेटिंग तो हुड्डा की और भारतीय जनता पार्टी की है कि जो रोहतक के अंदर जो कि अपने बेटे को जिताने के लिए जो है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो सिरसा के अंदर जो कि शैलजा के पक्ष के अंदर जो है कि वोट मांगने के लिए नहीं गए हैं। और रावदान सिंह जो है कि महेंद्रगढ़ और भिवानी के अंदर खड़े हुए, तो किरण चौधरी कभी भी वोट मांगने के लिए नहीं गई है। ठीक है कुटेल जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है कुटेल जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। हांडा जी, अभी आपने कुटेल जी को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए गए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हुड्डा की सेटिंग है और साथ ही हुड्डा के चहितों को ही वोटिंग के लिए टिकट दी गई। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? हाँ, सबको ऐसा है, कांग्रेस ही मिलती है क्योंकि कांग्रेस लगता है इनको इसी टारगेट है, इनको लगता है स्ट्रांग ओपोनेंट भी वही है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट वही है, इसीलिए इनको थोड़ी घबराहट अंदर से है। लेकिन ऊपर से इन्होंने अपना धर्म निभाना है, अपनी पार्टी को डिफेंड करना है और ये करेंगे। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो कि है ना कि आप झूठ ना बोला करें कुटेल जी, एक बात आपको बता दूं मैं, वो अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात अगर हुड्डा जी सिरसा में नहीं गए तो आपको क्या लगता है कि हमारी बहन शैलजा जीतेंगी नहीं? वो जीत कर आएंगी जरूर। जो हमें भी फीडबैक मिला है ना, जीत रही है वो भी। तो आप ये ना सोचे कि हमारे, देखो हुड्डा साहब ठीक है कहीं गए कहीं नहीं गए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बहन शैलजा है या जो बाकी हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए एक मिनट रुकिए। अरे आप चुप हो जाइए ना, जो कि है ना कि कृष्ण जी 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि आपको लगता है, सुन तो लीजिए, कि अगर वहां पर वो सिरसा में नहीं गए तो क्या बहन शैलजा नहीं जीतेंगी? वो जीत कर आएंगी, वो भी आप लिख लीजिए मेरे से। ये बात तो लिखवा ही लीजिए आप, और फिर मन में नोट करके रख लीजिए कि कमल हांडा ने ये बात कही थी हर खबर पे इस तारीख को, ठीक है? तो ये मत कहिए कि हमारी कोई सेटिंग है, हमारी सेटिंग होती तो हम उसके खिलाफ क्यों लड़ते? आप बताइए जरा, हमारे 30 जो है MLA कैसे आते हैं आप ये बताइए? हम तो फिर हम ही ना समर्थन दे देते, लो जी 40 आपके हैं, 30 हम दे देते हैं, 10 तो दे दिए जेजेपी ने, अब विड्रॉ कर लिए अभी। अच्छा, सबसे बड़ा तुर्रा ये इनकी दीदा भी ले देखिए भाजपा की, कि अल्पमत में है, इनके जो 43 इनके पास थे तो एक 38 रह गए थे, इनके 2 लोगों ने जो है रिजाइन कर दिया था, खट्टर जी ने और एक कोई चौटाला जी, रणजीत सिंह चौटाला जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो 38 बचे। उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंट 7 थे, उनमें से 3 ने हमें समर्थन दिया, 4 इनके पास से 42 हुए। अब 42 में से दौलताबाद जी का जो है निधन हो गया है, ठीक है, कल या परसों ही हुआ है, अजय चौधरी जी बता रहे थे। तो इनके पास अल्पमत है, लेकिन ये ऐसी भीड़ सरकार है भाजपा, क्या बोलूं मैं, बहुत चंदा चोर पार्टी ये है, भ्रष्टाचारियों की जबरदस्ती ये करती है, और प्रज्वल रमन्ना जैसे मास रेपिस्ट को ये भगाती है, पहलवानों को पिटवाती है। तो मैं इनकी क्या क्या तारीफ करूं? इनकी तारीफ में कसीदे गढ़ेंगे तो ग्रंथ लिखे जाएंगे, फिर इनका इतिहास लिखा जाएगा और लिखकर कूड़े के डब्बे में फेंका जाएगा। ठीक है, ठीक है आंडा जी, लौटूंगे आपके पास। चौधरी जी के पास चलते हैं। चौधरी जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अभी उनकी बात पूरी नहीं हो पाई है, उनसे सवाल कर लेते हैं। आपने कृष्ण कुटेल जी को सुना, जेजेपी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगी कि कृष्ण कुटेल ने कहा सर कि बेरोजगारी और महंगाई तमाम तरह के मुद्दे अब जेजेपी पार्टी लेकर आ रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन अब उनके विरोधी हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आपको घेरा जा रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे?
आवाज कट रही है आपकी। पूछा था मेरे से, आपने एक सवाल पूछा था, मेरा ये जवाब था कि 40% कम क्यों रहा। तो मैंने कहा कि शायद ये वजहात रही जिसकी वजह से 40% कम रहा। ठीक है। और दूसरा, अभी आपने सवाल पूछा कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, 5 विभाग है, और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो, मुझे कहते हुए दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी माँ पार्टी है। अच्छा। और हम उससे निकल करके आए हैं। लेकिन जिस तरह के हालात आज हरियाणा प्रदेश में हैं, मुझे लगता है कि 4 तारीख जब रिजल्ट आएगा और मैं ये खबर सुनूंगा आपके टीवी पर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 6% मत नहीं ले पाई और उनका सिंबल जब्त हो गया, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि वो हमारी माँ पार्टी है। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ। और मैं बड़ी शिद्दत से एक बात कहूंगा कि ये जो चुनाव रहा हरियाणा प्रदेश में, ये 2 ग्रुप में, मतलब जैसा 1977 में इमरजेंसी के बाद हुआ, एक धड़ा इंदिरा गांधी जी को हराने वाला था, एक धड़ा इंदिरा गांधी जी को जिताने वाला था, और जो दूसरे दल थे उसमें कहीं ना कहीं वोट पीछे रह गए। ठीक है। हरियाणा प्रदेश में भी इस चुनाव में ये हुआ है कि एक पक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट मतदाता मत डाल रहे थे, दूसरी तरफ जिताने के लिए। तो इस चुनाव में मुझे लगता है काफी नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भी उठाना पड़ेगा और हमें भी उठाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने देखा है इस चुनाव में बड़ी नजदीक से। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी नेता जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में हराना चाहते थे, उन्होंने बड़े अहम और वहम में कहा कि हम 10 की 10 सीटें जीत करके आएंगे, जननायक जनता पार्टी की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी चलाएंगे, जननायक जनता पार्टी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो पंकज उदास का आपने गाना सुना होगा कि जिस दिन से हम जुदा हुए हैं बहारों ने खिलना छोड़ दिया। तो जिस दिन से हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, इनकी सामत आ गई, हरियाणा में इनकी सरकार है वो अलग में आ गई। और आज 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तब इनको पता चलेगा कि पिछली बार जो 10 लोकसभा सीटें थी वो घटकर या तो 4 रहेंगी या 5 रहेंगी। और सामत उन लोगों की भी आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने केंद्र को ये कहा कि हम 10 की 10 सीटें जननायक जनता पार्टी के बगैर जीत करके आएंगे, हम जननायक जनता पार्टी के बगैर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाएंगे। 4 तारीख के बाद उन लोगों की भी सामत आने वाली है। और हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो संगठन है बड़ा मजबूत संगठन। इससे पूरा क्या हो गया हमारे साथ कि चुनाव से 1.5 महीना पहले अच्छे जो हमारे नेता थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए, वो षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल हो गए। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बड़ी शिद्दत से और बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा। जो ये चाहते थे कि दुष्यंत चौटाला को घेर करके खत्म कर दिया जाए, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त का रुख हमें बदलना आता है, कांटों पर भी अच्छे से चलना आता है। और अभिमन्यु समझकर जिन्होंने रच दिया था चक्रव्यूह, तुम बैठे कि हमें चक्रव्यूह से निकलना आता है। ठीक है चौधरी जी, लौटूंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं रोहिला जी। आपने सुना तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। वहीं अभी आपने चौधरी जी को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी और दोनों अलग हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की शामत आ गई है। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या जवाब देंगे? इनको भारतीय जनता पार्टी से अलग चले गए ये साथी, तो इनको क्या बोले अब? जनता इनको सबक सिखा रही है। इनका हिसार में जो विरोध हुआ है वो इतिहास है। उचाना में जो विरोध हुआ, करसिंदर में इनका अपना गाँव था दुष्यंत जी का, वहां से आपके नेता आते थे, तो वहाँ कितनी आप लोगों को तो जनता ने नकार किया। चौधरी साहब आपको पता है इस बात का, आपके बुथों पे एजेंट नहीं थे, आपके टेंट नहीं गड़े थे, ठीक है ना? आपको पता आपकी जो हालत हुई है इस चुनाव में, और वो क्यों हुई है? भाई दादा को तुम क्या लगी आपको?
जो दादा को तुमको आप लोगों ने प्रताड़ित किया, तो उनकी आय लग गई आपको, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आपके सामने है सारा, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अन्ना जी बड़ी विकास की बात नहीं करती, ये नहीं करती, वो बड़ी दिक्कत रहती है। तो मैं कलेक्टिव जी थोड़े से दो चार उदाहरण दे दूं। जल जीवन मिशन से पूरे हरियाणा की ही नहीं, पूरे भारत में हर घर नल पहुंचाया गया है। आपके भी अड़ोस पड़ोस में जरूर, एक मिनट, आपके अड़ोस पड़ोस में भी जरूर नल से जल पहुंचा होगा। पीएम किसान निधि से 2018 से लगातार किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। 11 करोड़ से ज्यादा की संख्या है। आप एक किसानों की बात करते हैं, 14 फसलें भारतीय जनता पार्टी शुरू से खरीद रही है एमएसपी पे, ठीक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि एमएसपी में खरीदेंगे, किसान को लॉस नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। भावांतर भरपाई योजना भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार ने चलाई थी। तो ये बहुत सी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने लाखों, हरियाणा में लाखों मकान दिए हैं गरीबों को। कितने लाखों, ऐसा जिनसे हमने वो काम किए हैं। हमने इनकी दुकानें बंद कर दी। दलाली हुआ करती पहले, पेंशन बनवाने के लिए दलाली, राशन कार्ड के लिए दलाली, आवास के लिए दलाली। तो भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट बेनिफिट जनता को दिया है। तो बेरोजगार तो ये लोग हुए हैं। 10 साल से लोग सत्ता से बाहर है। तो जो हमारे इनेलो वाले तो साथी 20 साल से तो पिंडी बदल जावे, 20 साल में पटेल साहब पिंडी बदल जाती है। लेकिन आज भी आप वही रिकॉर्ड चला रहे हो। तो थोड़ा अपडेट हो जाओ, सारा हो जाए। और अजय भाई, आपकी तो हालत हुई है। भूपेंद्र मलिक हमारे इलाके से आता है, मतलब सोनीपत से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका मेरे गांव में आसपास बूथ पे कोई एजेंट नहीं था आपका। तो जनता ने सबक सिखा दिया। और जनता तो आने वाली 4 तारीख को 10 के 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। तीसरी बार फिर भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगे आपके पास। हांडा जी, क्या कुछ कहेंगे? फाइनल कमेंट दे दीजिए। जी अजय जी जो कह रहे षड्यंत्रकारी लोगों ने हमारे लोगों को ले लिया, आपको बताना चाहूंगी अजय जी, सच नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि आप छोटे हैं, कि जो भी लोग आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं, हम किसी को खींच कर नहीं लाए थे, ठीक है। एक इस चीज का ध्यान रखा करिए, सोच कर बोला कीजिए कि यहाँ पर जो बैठी है ना कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी बेवकूफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने नहीं बुलाया था, ये मैंने बता दिया। षड्यंत्र में, हर षड्यंत्र में जो भाजपा ने किया, 4.5 साल तक आप भी उनके साथ थे। आप हर चीज में, हर गुनाह में आप उनके साथी थे। इसको आप कभी इनकार नहीं कर सकते इस बात से। दूसरी बात, जमुना पार छोड़ने वाले थे, गोद में जाकर बैठ गए, सब कुछ लूट कर और जनता को लुटवा कर अब आपको होश में आए और इन्होंने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। दूसरी एक बात, ये जो किसान निधि का बड़ा गीत गाते हैं, वो 6,000 नहीं है 4800 रह गया, पहली बात। दूसरी बात, वो जनता के टैक्सेस का पैसा है, किसी के बाप की कमाई नहीं है वो। सुन लीजिए रोहिला जी, सुन लीजिए, आगे सुनो, आगे सुनिए। किसानों को आप उनकी लागत जो है, जो 3 गुना कर दी, उसकी लागत कम करते आप, तो 6,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो भी हमारे टैक्सेस में से ही जा रहा है। हमारी जेबें कट रही हैं, आपकी नहीं कट रही हैं, आपकी जेबें तो भर रही हैं। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि इनकी दुकानें बंद हो गई। दुकानें क्या, आप तो छोटे उद्योग गब्बर सिंह टैक्स लगाकर दुकानें, उद्योग आपने 50% हरियाणा से खत्म कर दिया। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी थे या जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, एमएसएमई वाले, वो रोजगार बहुत देते थे, वो आपने बंदी कर दी है। आपने सारे जीएसटी लगाकर, और जीएसटी भी कितने गुना सारा हमें से वसूला जा रहा है। किसलिए वसूला जा रहा है? हमसे। पेट्रोल जो कहते थे सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं आपने। बस एक लास्ट चीज मैम, एक लास्ट चीज में, लोग जो हैं, मैंने बताया जैसे कि 50% लोग बंद हो गए और ये कहते हैं हमने लाखों रोजगार दिए, वो गिनती नहीं कभी करवाते कहाँ कौन से फील्ड में दिए, जबकि 37 पेपर लीक करके इन्होंने गुजरातियों और आरएसएस को दिए। और हरियाणा के बहुत से लोग जब वो हाल देख रहे हैं अपने प्रदेश का, देश का, उनको लगता है कि हमारा यहाँ भविष्य नहीं है। जमीनें बेच कर लोग विदेश जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, हमारे देश का किसान बाहर जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, ब्रेन ड्रेन भी यही करवा रहे हैं ये भाजपा पार्टी वाले। ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है। जब यहाँ के इंटेलेक्चुअल बाहर विदेश चले जाएंगे, उनको लगता है यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं है, तो दिस इज ब्रेन ड्रेन ओनली। ठीक है हांडा जी, ठीक है। चौधरी जी के पास, हांडा जी चौधरी जी के पास जाना चाहेंगे। चौधरी जी, आपने सुना दोनों, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना आपने, और अभी आपने हांडा जी को सुना। हांडा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों भाई भाई
पहले दोनों ने देश को लूटा, अब भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? सोनिया जी, प्रदेश बोला देश नहीं, देश में नहीं प्रदेश जी। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। हरियाणा प्रदेश में हम सत्ता की सीटों के लिए तो हमने किसान की भलाई के लिए काम किया, युवाओं की भलाई के लिए काम किया, ठीक है, महिलाओं की भलाई के लिए काम किया, बीसीपी की भलाई के लिए काम किया। और जहाँ तक अभी हांडा जी किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल जब आदमी होता था, 7 लेयर बैरिकेडिंग करी आपने अजय जी, आप साथ में थे। ओडियो के भाव खरीद कर किसानों ने आंदोलन नहीं किया था हमारे टाइम में। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे में पंखे चोरी के मुकदमे दर्ज होते थे, उनकी कॉलोनियां कटी थी। किसान को बर्बाद अब बड़ी बड़ी चोरियां होती हैं, लाखों करोड़ों की होती हैं अब तो। जब किसान की फसल आपदा से बर्बाद होती थी तो कितने रुपए किले के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, और वो कितना भी जवाब दे देती हूँ मैं, उसका भी आज जवाब ले लीजिए। कि 15,000 रुपए किले एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता है, नहीं दिया। अंदर किसान के खाते में मुआवजा आता है, नहीं दिया। 48 से 72 घंटे के अंदर। अब इन बातों को ये तो नकार सकते हैं, लेकिन ठीक है चौधरी जी, समय का अभाव है। चौधरी जी, समय का अभाव है। कुटेल जी से जवाब ले लेते हैं। कुटेल जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है। वहीं जेजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इनेलो की हालत हरियाणा में बहुत ही ज्यादा खराब है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। देखिए, इंडियन नेशनल दल की हालात जो है कि कोई खराब नहीं है। हालात उन लोगों की खराब होती है जिनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, जिनके काफिले को रोका जाता है और जिनको भाषण नहीं देने दिया जाता। लेकिन अभय चौटाला जी जो है कि विधानसभा के अंदर भी जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाने के काम करते हैं और साथ में किसानों के पक्ष के अंदर अपने पद से रिजाइन दे करके किसानों के साथ खड़े रहे हैं। वो सच्चे हितैषी है और किसानों के पक्ष के अंदर जो उसने काम किया तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आप बता दें, कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी के किसी विधायक ने किया हो, जेजेपी के किसी विधायक ने किया हो, लेकिन सब लोग नकली हैं और सब जो है कि किसानी का मुखौटा डाल करके किसानों की बात करते हैं। असली किसान तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, जिन्होंने किसानों के मुद्दे को ठीक है कुटेल जी, समय का अभाव है। कुटेल जी, समय का अभाव है। आप सभी प्रवक्ताओं का चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और लगातार हरियाणा में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भर रही हैं। वहीं हरियाणा में छठे चरण पर लोकसभा की 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और सभी मतदाताओं ने प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और साथ ही हरियाणा में वोटिंग प्रतिशत कम होता हुआ दिखाई दिया है, जिसको लेकर किसे नफा किसे नुकसान हुआ है ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तो 4 जून को ही नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।